एथियज्म यानी खुदा के वजूद का इनकार आजकल का एक बहुत अहम मुअम्मा। इस वीडियो में एथियज्म को तीन अहम कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक्स, ये फर्स्ट कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। एथियस्ट दे डोंट बिलीव, एग्नोस्टिक्स दे आर नॉट श्योर, दे आर नॉट सर्टेन। उनका मानना होता है कि दुनिया का हर इफेक्ट किसी काज का नतीजा है, और अगर काज मालूम हो तो खुदा की जरूरत बाकी नहीं रहती, फिजिकल लॉज काफ़ी हैं। ये खुद को लॉजिकल, रैशनल और डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है स्केप्टिकल बिलीवर्स की। ये वो लोग होते हैं जो ज़ाहिरन मुसलमान या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उनके दिल में शकूक, सवालात और उलझने हैं। वो इन सवालात को अपने अंदर दबा कर रखते हैं और इसकी वजह से दीन से और दूर होते जाते हैं। वो हमसे सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमारे पास इल्म भी नहीं और बर्दाश्त भी नहीं, तो वो अपने ये सवालात अपने तक दबा कर रखते हैं। उन्हें ये भी डर होता है कि अगर सवाल उठाया तो फितवे लगेंगे और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगेंगे। तीसरी कैटेगरी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो पहली दो कैटेगरीज के लिए है। सन 1966 में दुनिया के मकबूल तरीन रिसाले टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर एक हैरत अंगेज सवाल उठाया, इज गॉड डेड? क्या खुदा मर चुका है? ये कवर उस दौर की एक आम सोच की अक्कासी करता था कि जैसे जैसे साइंसी तरक्की होती है, खुदा का तस्वुर गैर ज़रूरी होता जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ये अफवाहें कबल वक्त थी। बल्कि हैरत की बात तो यह है कि खुदा के वजूद के सबसे ताकतवर दलाइल खुद साइंस से ही सामने आए। कहानी कुछ यूं है। उसी साल यानी 1966 में मशहूर माहिर फल्कियात कार्ल सेगन ने ज़मीन जैसे दूसरे सियारों की तलाश के दौरान ऐलान किया कि ज़िंदगी के लिए दो बुनियादी शराइत ज़रूरी हैं, एक दुरुस्त किस्म का स्टार और एक प्लैनेट जो उससे बिल्कुल मुनासिब फासले पर हो। कायनात में तकरीबन 1 ऑक्ट्रिलियन यानी एक के बाद 24 जीरो तकरीबन प्लैनेट्स हैं, यानी 1 सेप्टिलियन, एक के बाद 21 जीरो पर लाइफ सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसी उम्मीद पर एक बड़ा साइंसी मंसूबा शुरू हुआ, SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से कायनात से सिग्नल सुनने की कोशिश की गई, लेकिन बरसों गुजरने के बावजूद कायनात खामोश रही। 2014 तक नताइज निकले जीरो, नाडा, जिल्ज, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या हुआ? वक्त के साथ साइंसदानों को यह एहसास हुआ कि जिंदगी के लिए सिर्फ दो नहीं बल्कि बेशुमार पेचीदा शराइत दरकार है। कार्ल सैगन की कंडीशंस 2 से बढ़ते हुए 10, फिर 20, फिर 50, फिर 200 हो गए, और हर नई कंडीशन के साथ जिंदगी के काबिल प्लैनेट्स की तादाद घटती गई, यहाँ तक कि वो सिर्फ चंद हजार रह गई, वो भी महज अंदाजे। हत्ता कि खुद SETI के हामियों ने तस्लीम किया कि पुराने तखमीने नाकाबिले एतबार थे। 2006 में पीटर श्नेकल ने एथियस्ट मैगजीन स्केप्टिकल इंक्वायरर में लिखा, इन द लाइट ऑफ न्यू फाइंडिंग्स अर्ली एस्टिमेट्स में नो लॉन्गर बी टेनेबल। हमें मालूम है कि किसी भी प्लेनेट पर लाइफ के लिए कम अज कम 200 प्लस पैरामीटर्स दरकार हैं, और इनमें से हर एक को बिल्कुल दुरुस्त होना होगा। अगर सिर्फ एक फैक्टर भी गलत हो जाए तो लाइफ का वजूद मुमकिन ही नहीं रहता। क्या ये सब कुछ इत्तेफाकिया हो सकता है, या फिर ये खुद साइंस हमें कह रही है कि हम सिर्फ रैंडम फोर्सेस का नतीजा हो ही नहीं सकते? लेकिन ठहरिए, ये तो अभी शुरुआत है। सियारे या प्लेनेट पर जिंदगी के लिए जितनी फाइन ट्यूनिंग चाहिए, इससे कहीं ज्यादा नाजुक तवाज़ुन पूरी कायनात के वजूद के लिए दरकार है। माहिर फल्कियात बताते हैं कि 4 बुनियादी कुव्वतें यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सब कुछ बिग बैंग के सेकंड के मिलियंथवे हिस्से के अंदर तय हो गई थी। अगर इनमें से किसी एक कदर में भी मामूली सा भी फर्क आ जाता तो ये कायनात वजूद में ही ना आती। जब हम इन तमाम अवामिल को जमा करते हैं तो नताइज इतने नाकाबिले यकीन हो जाते हैं कि मौज इत्तेफाक का तस्वुर खुद अकल के खिलाफ लगता है। ये सब कुछ ऐसे ही है जैसे एक कॉइन को 10 क्विंटिलियन बार उछालें और हर बार हेड आए। क्या ये मुमकिन है? यकीनन नहीं। खुद फ्रेड हॉयल, जिन्होंने बिग बैंग का नाम तजवीज़ किया, कहते हैं कि मेरा एथियज्म इन दरियाफ्तों के बाद लरस कर रह गया। पॉल डेविस ने एतराफ़ किया कि ये सब कुछ ऐसे लगता है जैसे किसी ने डिज़ाइन किया, और हत्ता के मशहूर एथियस्ट क्रिस्टोफर हिचन्स ने भी माना कि खुदा के वजूद में सबसे मजबूत दलाइल, सबसे ताकतवर दलाइल फाइन ट्यूनिंग की दलील है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रियाजीदान डॉक्टर जॉन लेनेक्स ने कहा, जितना हम कायनात को जानते हैं, क्रिएटर का तस्वुर उतना ही मंतकी और लॉजिकल लगता है। कायनात तमाम मौज़ों में से सबसे बड़ा मौज़ा है, एक ऐसा मेरेकल जो खुद किसी ग्रेटर इंटेलिजेंस की तरफ इशारा करता है। डॉक्टर विली सून फ्रॉम हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स ने अभी 2025 में मैथमेटिकल लॉजिक के जरिए गॉड एग्जिस्टेंस की दलील दी और फार्मूला दिया। उनकी बुनियाद फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट पे है कि यूनिवर्स के कवानीन इतने एग्जैक्ट हैं कि ये रैंडम चांसेस से मुमकिन ही नहीं, इसका ज़रूर कोई क्रिएटर है, और यही बात और मशहूर साइंसदान भी मानते हैं। हमने अभी तक सिर्फ एक आर्गुमेंट पेश किया,
जरा सोचिए, ऐसे अनगिनत आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। देखिए, जब आप बिग बैंग की बात करते हैं, जिसे तमाम साइंसदान मानते हैं, तो बिग बैंग हुआ कैसे? एक सुपर एटम आया, उसमें ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये कायनात बनना शुरू हुई। पर वो सुपर एटम कहाँ से आया? कोई जवाब नहीं दे सकता। साइंस के पास इसका कोई काज नहीं है। जब बिग बैंग हुआ तो मैटर बना, जो नॉन लिविंग है। फिर जमीन पर लाइफ कैसे आई? आप कहते हैं ए बायोजेनेसिस, पर ए बायोजेनेसिस को अभी तक लैब में प्रूव नहीं किया गया, अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया। यानी आप सिर्फ फेथ बेस्ड हैं, आप सिर्फ बिलीफ बेस्ड हैं। ए बायोजेनेसिस को अभी तक प्रूफ ही नहीं किया गया। और हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो एथियस्ट, जो साइंसदान है, डेविड चामर्स जैसे लोग कहते हैं कि हाँ, इंसान अलग है, उसकी कॉन्शियसनेस अलग है, डुअलिज्म का। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? इंसान के पास कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? हम इसका जवाब नहीं दे सकते। इस कायनात का 68% डार्क एनर्जी है, 28% डार्क मैटर है, 4% ऑर्डिनरी मैटर है। सिर्फ उस 4% का भी हम 50% भी नहीं जानते, और वो भी सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। यानी अगर हम आराम से बताएं तो 0.0001% भी नहीं हम जानते। तो अगर हम 0.001% भी नहीं जानते, उसके बेसिस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस कायनात का कोई क्रिएटर ही नहीं। लाइट के स्पेक्ट्रम के कितना परसेंट आप देख सकते हैं? इतनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ आप सुन सकते हैं? ये तमाम दलाइल जो हमने फाइन ट्यूनिंग से, बिग बैंग से, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस से, बायोजेनेसिस के जो आपके सामने रखे, अगर कोई भी शख्स एथियस्ट दलील या आर्गुमेंट के बेस पे है, तो वो इस आर्गुमेंट को कभी भी रद्द नहीं कर सकता। पर अगर वो एथियस्ट सिर्फ इस वजह से है ताकि वो उसे किसी रिलीजन के कानून ना मानने पड़े, और उसे अपने नफ्स के और दुनिया को एंजॉय एंजॉय करना चाहे, फिर उसके लिए किसी भी दलील की जरूरत नहीं। और ये तो सिर्फ अभी कुछ दलीलें हैं। इसके बाद अगली किस्त में हम जिस दलील पर बात करेंगे वो है क्वांटम फिजिक्स, जो खुद किसी क्रिएटर के होने का सबूत देती है, जो खुद एथियज्म को और डिटर्मिनिज्म को डिस्प्रूव करती है।